आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन जीडीपी की और क्या इसका कोई मतलब बनता है। कहानी 1929 में अमेरिका का स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरा, जिससे पूरी दुनिया में आर्थिक संकट फैल गया। इसे आज हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत कई साल पहले 1920 के दशक में हुई, जिसे रोअरिंग ट्वेंटीज़ कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर एक के बाद अमेरिकी फैक्ट्रियां जबरदस्त तरीके से चल रही थीं। लोग खूब खर्च कर रहे थे और बिजनेस फल फूल रहे थे, लेकिन इस चमक धमक के पीछे समस्याएं छिपी हुई थीं। आर्थिक आशावाद ने लोगों को उधार पर स्टॉक्स खरीदने के लिए प्रेरित किया, जहां सिर्फ थोड़ा सा पैसा एडवांस में देना पड़ता था। जब स्टॉक के दाम थोड़े गिरे तो इन उधार लेने वालों के पास अपने लोन चुकाने का कोई साधन नहीं बचा। पैनिक फैल गया, लोग अपने स्टॉक्स बेचने लगे और बैंक डूब गए। इस चक्रव्यूह ने अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया और धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसी दौर में अमेरिका के नीति निर्माता ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था में जो हो रहा है उसे आंकड़ों में कैसे मापा जाए। तब रूसी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने एक समाधान पेश किया। उन्होंने कहा, देखो, मैंने एक तरीका निकाला है जिससे पता चल सकता है कि अमेरिकी कंपनियां देश और विदेश में कितनी चीजें बना रही हैं। इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट (GNP) कहते हैं। लेकिन अगर इसे थोड़ा बदलकर केवल देश के अंदर बनी चीजों पर ध्यान दें तो हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बेहतर तस्वीर मिलेगी। और इसी तरह हमें मिला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP). सीधे शब्दों में कहें तो एक साल में किसी देश के अंदर बनी सभी चीजों और सेवाओं का कुल मूल्य। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसे अर्थव्यवस्थाओं को मापने का ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया गया। लेकिन एक बात जो शायद आपने अब तक नहीं सुनी होगी, वो ये है कि कुजनेट्स ने न केवल GDP बनाया, बल्कि इसके ऊपर पूरी तरह निर्भर रहने से भी आगाह किया। उन्होंने कहा था, किसी देश के कल्याण को केवल राष्ट्रीय आय के पैमाने से समझा पाना मुश्किल है। सीधे शब्दों में कहें तो GDP उत्पादन और खपत को तो मापता है, लेकिन पर्यावरण को हुए नुकसान, संसाधनों की कमी या देश की समग्र भलाई जैसी अहम चीजों को नजरअंदाज कर देता है। जैसे अर्थशास्त्री डायने कॉयल ने कहा था, GDP एक वॉर टाइम मैट्रिक है। संकट के समय तो ये उपयोगी है, लेकिन शांति के समय में खुशी पैदा करने के बारे में कुछ खास नहीं बताता। ये आपको कटे हुए पेड़ से बने फर्नीचर की कीमत तो बताएगा, लेकिन उस पेड़ की अहमियत नहीं जब वो खड़ा होता है और छाया देता है। इसीलिए कई देश GDP को बेहतर बनाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। यहीं पर आता है ग्रीन GDP का कॉन्सेप्ट। इसमें पारंपरिक GDP से पर्यावरणीय लागतें जैसे प्रदूषण और वनों की कटाई घटाई जाती हैं। इन पहलुओं को शामिल करने से सरकारों के पास पर्यावरण संरक्षण के और ठोस कारण होते हैं, क्योंकि ये सीधे उनके आर्थिक उत्पादन को प्रभावित करता है। दरअसल कुछ ही दिन पहले छत्तीसगढ़ ने इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए ग्रीन GDP की गणना में पहली बार जंगलों के आर्थिक मूल्य को भी शामिल किया। ऐसा करके राज्य न केवल पर्यावरणीय लागतों को देख रहा है, बल्कि जंगलों से मिलने वाले लाभों को भी ध्यान में रख रहा है। और ये उस मुख्य कमी को संबोधित कर रहा है जो लंबे समय से ग्रीन GDP के विचार को परेशान कर रही थी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ, तो जान लें कि ग्रीन GDP कोई नया आइडिया नहीं है। 3 दशक पहले संयुक्त राष्ट्र (UN) ने इसकी गणना के लिए एक तरीका सुझाया था। अमेरिका, चीन और नॉर्वे जैसे देशों ने पारंपरिक GDP से पर्यावरणीय लागतें घटाकर ग्रीन GDP को आजमाया भी, लेकिन ये विचार चल नहीं सका। जैसे नॉर्वे को पर्यावरणीय ह्रास के मूल्यांकन में असंगतियां मिली। अमेरिका ने इस विचार को तब छोड़ दिया जब पर्यावरणीय लागतों ने उसके GDP आंकड़ों को कमजोर दिखा दिया। चीन ने भी 2005 तक इसे स्थानीय सरकारों के विरोध के कारण बंद कर दिया। इन चुनौतियों को हल करने के लिए UN ने इस अवधारणा को दोबारा संशोधित किया और पर्यावरणीय सेवाओं जैसे स्वच्छ हवा, पानी और जैव विविधता को शामिल करने के तरीके पेश किए। इसका मतलब था कि नीति निर्माता अब केवल नकारात्मक पहलुओं जैसे संसाधनों की कमी पर नहीं, बल्कि सकारात्मक पहलुओं जैसे प्रकृति के योगदान पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते थे। और यही आज छत्तीसगढ़ कर रहा है। लेकिन क्या ये वाकई समझदारी है? देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां 44% जमीन जंगलों से ढकी हुई है, जो लाखों लोगों की आजीविका का सहारा है। इसके समृद्ध प्राकृतिक संसाधन इस क्षेत्र की जीवन रेखा हैं। और हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) ने इसे संशोधित GDP की अवधारणा अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसकी वजह थी रिपोर्ट की वो खोजें जो राज्य में जैव विविधता संरक्षण प्रयासों के चलते जंगल और वृक्ष आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ISFR जंगल को परिभाषित करता है किसी भी ऐसी जगह के रूप में जो कम से कम 1 हेक्टेयर में फैली हो और जिसकी पेड़ों की छतरी की घनत्व 10% या उससे ज्यादा हो। अब 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 वर्ग मीटर या 1,07,600 वर्ग फुट। यानी अगर 10% या 10,760 वर्ग फुट जमीन पेड़ों की शाखाओं से छाई हुई है तो उसे जंगल मान लिया जाता है, चाहे वो जमीन किसी की भी हो या किसी भी इस्तेमाल में हो। लेकिन सच कहें, क्या आप इसे जंगल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जंगल की ये परिभाषा तेल, पाम और रबर जैसी प्लांटेशन को भी शामिल करती है, जो कि एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये अक्सर प्राकृतिक जंगलों की जगह लेती हैं।
एक समृद्ध इकोसिस्टम के बजाय ये जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती हैं और पर्यावरण में असंतुलन पैदा करती हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में पाम ऑयल प्लांटेशन ने जंगल कटाई, मिट्टी का कटाव और जलचक्र में रुकावटें पैदा की हैं, साथ ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ाया है। इसकी वजह है वो आक्रामक औद्योगिक गतिविधियां जो प्राकृतिक जंगलों को साफ करने, जमीन का शोषण करने और स्थिरता की बजाय मुनाफे को प्राथमिकता देने पर आधारित होती हैं। और रबर प्लांटेशन पर भी कमोबेश ऐसे ही आरोप लगते हैं। लेकिन यहाँ विडंबना देखिए, ऐसी गतिविधियां जो जंगलों को खत्म करती हैं वो भी इन परिभाषाओं के तहत जंगल आवरण के रूप में गिनी जा सकती हैं, जिससे संरक्षण का एक भ्रामक चित्र खिंचता है। MD मधुसूदन, जो एक पर्यावरणविद हैं, इसे एकदम सटीक शब्दों में बयां करते हैं। अगर जंगल काटने के बाद उसकी जगह जो भी लगाया जाए उसे भी जंगल कहा जाए तो क्या कभी जंगलों का नुकसान हो सकता है? मामला यहीं खत्म नहीं होता। पेड़ लगाना हर बार फायदेमंद नहीं होता। उदाहरण के लिए, घास के मैदान या जलभूमि में पेड़ लगाना वहां की मूल प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकता है, इकोसिस्टम को बिगाड़ सकता है और जैव विविधता को नष्ट कर सकता है। यहां तक कि पेड़ों का प्रकार भी मायने रखता है। देशी और पुराने पेड़ कार्बन को सोखने और वन्य जीवों को सहारा देने में बेहतरीन होते हैं, जबकि नए या विदेशी पेड़ अक्सर इस काम में विफल रहते हैं। अगर छत्तीसगढ़ सिर्फ जंगलों की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान देगा और गुणवत्ता को नज़रअंदाज करेगा तो कहानी को ज़रूरत से ज़्यादा सरल बनाने का खतरा रहेगा। इसके अलावा डेटा कलेक्शन में खामियां भी बड़ी समस्या हैं। पर्यावरणीय क्षरण का पता अक्सर उपग्रह चित्रों से लगाया जाता है जो विशेष समय पर लिए जाते हैं। सरकारें इसे अपने हिसाब से मोड़ सकती हैं, जैसे जंगलों की निगरानी ऐसे समय पर करना जब पराली जलाने जैसी समस्याएं दिख न सकें। ये ऐसा है मानो गंदगी को कालीन के नीचे छुपाकर कमरे को साफ बताना। और एक सोचने वाली बात, सरकारें अक्सर ग्रीन GDP को अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग हासिल करने के लिए हो या फिर अपनी पर्यावरण फ्रेंडली छवि चमकाने के लिए। भारत में कुछ राज्यों ने इस मीट्रिक का इस्तेमाल किया है ताकि वे औद्योगिक परियोजनाओं को सही ठहरा सकें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं, बस विकास के नाम पर। उदाहरण के तौर पर औद्योगिक गलियारों को ग्रीन पहलों के रूप में पेश किया जाता है, जबकि इसके पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर कई सवाल उठते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ पर लागू होता है, लेकिन बिना स्पष्ट मेथोडोलॉजी के दूसरे राज्य इसे एक आसान तरीका बना सकते हैं और संशोधित ग्रीन GDP को एक सुविधाजनक मुखौटा बना सकते हैं। औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को ग्रीन नैरेटिव्स के साथ संतुलित करने के लिए यह एक फिसलन भरी ढलान है और यही कारण है कि इन मीट्रिकों की जांच करना बेहद महत्वपूर्ण है। तो हाँ, शायद सरकारों को फिर से सोचने की जरूरत है और एक ऐसा मानक ढांचा बनाने पर सहमति बनानी चाहिए जो साफ तौर पर यह बताए कि जब हम पारिस्थितिकी सेवाओं को आंकड़ों में बदलते हैं तो क्या शामिल और क्या बाहर रखा जाए। इसके अलावा उन्हें पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी ताकि विश्लेषक और आलोचक आंकड़ों की जांच कर सकें और इन गणनाओं पर विश्वास कर सकें, वरना यह अवधारणा एक और खाली शब्द बनकर रह जाएगी। आखिरकार ग्रीन GDP को एक दर्पण होना चाहिए जो प्रगति और नुकसान दोनों को दिखाए, न कि एक ऐसा उपकरण जो हमें आरामदायक कहानियां सुनाए, है ना? फिलहाल के लिए